नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले नजर आज के एजेंडे पर। भारत के चौतरफा हमले से बौखलाया पाकिस्तान, पीएम मोदी के बयान से बलोचिस्तान में उत्साह। बलोच स्टूडेंट लीडर ने पीएम मोदी को बनाया भाई, मांगी मदद। और बिहार के गोपालगंज में मरने वालों की तादाद 18 तक पहुंची। किरकिरी के बाद नीतीश ने 25 अफसरों को किया सस्पेंड। तो आज दो खास मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार, जहां पर आपको बता दें कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से, जहां पर शराबबंदी है जिसके बारे में तमाम प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दें 18 लोगों की मौत के बाद एसपी रविरंजन कुमार ने कड़ा एक्शन लेते हुए नगर थाने के सभी 25 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में आपको बता दें इंस्पेक्टर बीपी आलोक, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार समेत 15 पुलिस अफसर शामिल हैं। इनके साथ ही 10 हेड कांस्टेबल यानी कुल 25 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। राहुल कुमार जो कि जिलाधिकारी हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी निलंबित कर दिया है। इधर आपको बता दें उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव के पाठक को आपको बता दें गोपालगंज के उस उत्पाद इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस, शो का नोटिस जारी किया गया है। इनसे पूछा गया कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई है और इसमें किसकी लापरवाही है और इतनी बड़ी मात्रा में अल्कोहल वाली दवा कैसे संग्रह करके रखी गई। इस बीच आपको बता दें होम्योपैथिक की एक दवा जिस पर कि नियमित मात्रा में ही रखा जा सकता है, उसको भी बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। तमाम जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच में आपको बता दें कि रघुवंश प्रताप सिंह की तरफ से बड़ा बयान आया है और उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है बिहार सरकार पर और नीतीश कुमार पर खास तौर से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से जो है उनकी जो जिस तरीके से शराबबंदी का कानून उन्होंने बनाया उसकी वजह से मौत हुई है और इस कार्रवाई को उन्होंने कहा फेस सेविंग का काम कर रही है। सिर्फ नीतीश कुमार जो है वो फेस सेविंग का काम कर रहे हैं। लालू यादव भी करीब बयान आया है। लालू यादव कुछ और बोल रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं शराबबंदी है तो सिर्फ जहर ही मिलेगा, पीना है तो ताड़ी पीजिए। इन तमाम पहलुओं के बीच में हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मिथिलेश प्रसाद जी हैं, नेता जेडीयू के। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलशेष जी, वरिष्ठ पत्रकार। राम सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पहला सवाल जो है मिथिलेश जी आपसे करना चाहेंगे। आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं शराबबंदी का जिक्र कर रहे हैं। उनके राज्य में जहां पर शराबबंदी है वहां 18 लोग मर जाते हैं। वहां पर पहले जो अधिकारी हैं वो ये बोलते हैं शराब पीने का मामला ही नहीं है, ये पूरा मामला जो है किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। अब जिसने पोस्टमार्टम किया उसको सस्पेंड किया जा रहा है। क्या हो रहा है आपके बिहार में? आपकी सरकार के लोग रघुवंश प्रसाद सिंह आप पर हमला बोल रहे हैं, आपके नेता पर हमला बोल रहे हैं। देखिए विपुल जी, नीतीश जी की जो सरकार है, बिहार की जो सरकार है, वो पूर्ण शराबबंदी जो है लागू किया गया है और उस शराबबंदी के अंदर जो है आज एक नया कानून भी लाया गया। अभी तक वो कानून राज्यपाल के ही पड़ा हुआ है, अभी कानून लागू नहीं की गई है। दूसरी बात है कि शराब जो है समाज को एक तरह से दूषित कर रहा था। सर आप ये जवाब और ये आप पूरा मतलब भाषण आप आसाराम बाबू की तरह प्रवचन दे रहे हैं आप तो कि शराब क्या करता है। सवाल पूछा उसका सीधा जवाब दीजिए। नहीं, सीधा जवाब ही देना चाह रहे हैं। तो शराब के नुकसान और फायदे आप मत बताइए। मेरा सवाल ये है जिस चीज को लेके आप देश भर में प्रचार कर रहे हैं उसकी वजह से 18 लोग मर जाते हैं। जो कानून आपने बनाया उसके मुताबिक अगर परिवार का कोई लड़का अगर शराब पीता है तो घर के मुखिया को भी जेल होगी। तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है 18 लोग मर गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन पर मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, शराब से मान लीजिए मर गए हैं, वो तो जांच का विषय है। शराब से मरे हैं, उसमें केमिकल मिलाया गया, कैसे मरे हैं, लेकिन सरकार की मंशा जो है वो साफ है कि शराब 18 लोग मर गए। आप मंशा की बात और सुन लीजिए जी। देखिए, शराब से, जहरीली शराब से केवल आज बिहार में ही नहीं मरे हैं, अन्य प्रदेशों में भी लोग अन्य प्रदेशों में क्या हो गया आपको भाई? ये क्या आपका मतलब और राजनीतिक तर्क है भाई आपका? राजनीतिक तर्क आप समझ लीजिए। नहीं कोई हमें मत समझाइए। मरे हैं। नहीं मैं ये क्या तर्क है? पड़ोस में लोग मरे थे, ये क्या मतलब है आपका? कोई भी अगर
दल के लोग अगर ये कहते हैं, नहीं, इसमें दल की बात नहीं हो रही, हम आम आदमी हैं, बताइए। हम आम आदमी पूछ रहे हैं, दल की बात छोड़ दीजिए कि आज आप किसी दल की सरकार है क्या वहां पर? शराब से पूर्ण रूपेण सरकार जो है वो बंद किए हैं, और उस पर जो शराब माफिया लोग हैं, इस तरीका का जो है करना किसका काम है साहब? आप कंट्रोल करने की प्रयास तो हमारी चल रही है। ठीक। और जो भी इस तरीका की घटना में संलग्न होंगे, चाहे प्रशासनिक से होंगे या इस तरीका के माफिया लोग है। एक गांव के अंदर डॉक्टर को आप लोगों ने सस्पेंड करवा दिया, गलत काम करवाया, डॉक्टर से उसको सस्पेंड किए। उनके परिवार वालों को क्या, आप उस डीएमएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जिनके दबाव में वो डॉक्टर रिपोर्ट बनाया होगा? मैं सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए डॉक्टर साहब, घर में शराब आया तो घर के परिवार के लोग भी जाने कि शराब आया या नहीं आया, चले तो उस पर प्रतिबंध तो घर के भी लोग लगा सकते हैं एक सामाजिक तौर से, और घर के परिवार के लोग अगर इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, सरकार के ही केवल उत्तरदायित्व नहीं बनती है, घर के परिवार के लोग का भी उत्तरदायित्व बनता है। इसमें इस पूरे मामले पर पहले कहा गया कि ये शराब पीने का मामला ही नहीं है, फिर जब पूरा मामला मीडिया में आ गया, परिवार के लोग बताने लगे, फिर नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, कहते नहीं शराब पीने से ही मरे हैं, और 25 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, पुलिस वालों को पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस पर क्या जो बात रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि फेस सेविंग कर रहे हैं नीतीश कुमार? अब देखिए, एक बात तो ये है कि अगर परिवार वाले कह रहे हैं इतने सारे लोग मरे हैं, और सारे के सारे लोग बोल रहे हैं जितने भी मरे हैं उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, तो नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। आप झूठ कहा कि इंतजार करें पोस्टमार्टम का, वो कहना ही बेकार था। अगर एक मौत हो तो उस पर तो शक हो सकता है, 2 हो तब भी हो सकता है, 3 लेकिन उस समय तक 10 से ज़्यादा मौतें हो चुकी थी, जबकि सारे मरने वाले के परिवार बोल रहे थे कि उन्होंने शराब पी थी। जिन लोग बोल रहे थे वो लोग आई विटनेस होंगे, उनको पूरा पता होगा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? उसमें जो कोई संदेह नहीं रह गया। तो पूरा का पूरा प्रशासन ने पहले कोशिश की कि इसको ऐसा बतलाया जाए कि शराब के कारण मौत नहीं हुई है, किसी और कारण से हुई है। तो ये एक कोशिश की गई, उसी कोशिश के तहत लगता है गलत पोस्टमार्टम किया गया। अब वो पता नहीं कि उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ ऑफिसर इन्वॉल्व है या पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल लीडरशिप है जो सरकार का, वो इन्वॉल्व है, वो भी हो सकता है। तो ये तो है कि बहुत ही शर्मनाक था जिस तरह से उसको ढकने की कोशिश की गई। अब है कि ठीक है, राज्य सरकार ने कार्रवाई की है थानेदारों के खिलाफ। हमें लगता है जिन थानेदारों के खिलाफ, जिन पुलिस वालों के खिलाफ की गई है, उसमें एक आध कोई व्यक्तिगत रूप से वो हो सकता है, लेकिन इकट्ठे आप कह रहे हैं तो उस पर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कहिए कि आप नैतिक जिम्मेदारी ही ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो पर्सनल जिम्मेदारी इक्का दुक्का का होगा, क्योंकि सारे में तो फैले हुए नहीं थे वो। तो वो अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की नैतिक जिम्मेदारी की बात होती है, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर एक थानेदार को आप हटा देते हैं, हालांकि थानेदार का उसमें कुछ चूक हो सकता है, उसकी चूक हो या जानबूझकर तो उसने नहीं छोड़ा होगा, तो लेकिन फिर भी आप बोलते हैं क्योंकि तुम थाना अध्यक्ष हो इसलिए तुमको किया जाता है। तो एसपी को क्यों नहीं किया जाना चाहिए? एसपी के पास तो और ज्यादा ताकत है। फिर है कि जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? तो ये जो अगर जिम्मेदारी तय की जाती है, या तो वास्तव में उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसको आप सस्पेंड कीजिए, पर्सनली इन्वॉल्व है, वो भी उस रैकेट में शामिल रहा जिस रैकेट के तहत उसको शराब दी गई, तो उसको कीजिए। या अगर सिर्फ आप ओवरऑल जनरल नैतिक देते हैं क्योंकि आप हैं और आपके थाने में क्राइम हो गया तो आप जिम्मेदार हैं, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई तो आप क्यों इस्तीफा देते हैं? पुष्पेन जी, मैं आ रहा हूं, आप सबसे आखिरी में आपसे टिप्पणी थोड़ी बता देता हूं। बिल्कुल जी, अगर नहीं मैं पहले बता दूं, क्योंकि अगर ये कड़ा कानून और इस तरह का गलत कानून पहले से नहीं बना होता तो पहले ही 2 व्यक्ति मर चुके थे, मुन्ना मियां और समराम मरा था। अगर ये कड़ा कानून, चूंकि घर वालों को भी जेल भेजने का प्रावधान उसमें था, ये भय का वातावरण पूरे बिहार में बना हुआ है, उसके घर वाले इस बात को छिपा लिए, नहीं तो 2 के मरने के बाद फिर शराब से और लोग नहीं मरते। अगर ये कानून नहीं होता, वो घर वाले इस चीज को छिपाए कि शराब हमारे घर में आया, शराब पीने से ये मरे, वो अगर बात उजागर हो जाता पहले ही तो और मरने से बच जाते। ये बात ये सामने इस तरह के कानून का और उसके प्रचार का ही पोस्टमार्टम के भी फटाफट अंतिम संस्कार किया गया। मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 अगस्त का ये मामला था जब ये पूरी घटना घटी है। पुष्पेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जिस तरीके से परिवार के लोग भी जो गरीब हैं वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, एक हादसा तो हो गया, अब परिवार के लोग ना फंस जाएं। इस मामले में लोग भी जो है काफी
पुलिस के सामने नहीं बोल रहे हैं, छुपा के काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं जो घटनाक्रम हुआ? पहले कहा गया कि नहीं पी है, उस बीमारी से मौत हो रही है, फिर लगा कि 18 लोग मर गए, तो आनंद फानंद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कह दिया गया कि नहीं, तो शराब से मौत हुई है। तो जब मुख्यमंत्री स्वीकार किए कि तब अब हमको भी लगता है कि ये बीमारी से नहीं मरा है, ये हो सकता है शराब से, तब फिर दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने की बात हुई। इलाके के इतने सारे लोग मर जाए। पुष्पेंद्र जी देखिए, मैं कल भी हम लोगों ने इस बात पे, हम लोगों की एक राय ये थी कि शराबबंदी करना अच्छी बात है, बिहार के हित में किया है, लेकिन शराबबंदी करने से पहले जो होमवर्क उनको करना चाहिए था वो मुझे लगता है नहीं हुआ है। और जिस आनंद फानन में कानून बना, फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ, फिर गांव को इन्वॉल्व कर लिया, फिर पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर लिया, तो जो उसके इम्प्लीकेशंस थे उन पे शायद मुझे लगता है नीतीश कुमार ने इसलिए शायद उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया कि उन्हें लगता था कि शराबबंदी जो है वो उनकी जो पूरे देश भर में एक जो सेलिंग इमेज जो अपनी बना रहे हैं, जो ब्रांड अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसमें शायद वो ज्यादा सफल होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि एक राज्य का मुखिया पिछले 10 साल से सत्ता में है, ये बात अलग है कि किस पार्टी के साथ थे किसके नहीं थे, वो एक अलग विषय हो सकता है। नीतीश कुमार नए नए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो उनको व्यवस्था का या सत्ता का पता नहीं है। वो उसके मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं, व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं लगातार कोई ना कोई विवाद हो रहा है, चाहे वहां नेताओं की हत्या का मामला हो, चाहे वहां आप पटना के अंदर मारपीट चल रही हो, चाहे लूट फिरौती की बात चल रही हो। अब ये शराबबंदी के कानून का जितनी फजियत हो रही है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार शायद अभी भी उनको लगता है कि ये जो उन्होंने इमेज बनाई है पूरे देश में घूम करके, कभी वो संघ मुक्त भारत की बात करते हैं, कभी शराब मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी, उनकी सरकार का जो सबसे बड़ा साझीदार है, उस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट अगर उन पर ये अटैक करते हैं कि नीतीश कुमार पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, संघ मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए सबसे बड़े रोड़ा हैं, तो यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, लेकिन बात हुई, खत्म हो गई। आज फिर उन्होंने हमला किया है। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, जो लोग मरे हैं गोपालगंज में, वो कोई 5 स्टार कल्चर के लोग नहीं हैं, बड़े गरीब घर के लोग हैं। अगर ये शराब जहरीली वहां पहुंची तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन्होंने पी, वहां तक तो वो जिम्मेदार हैं। अगर पूरे राज्य में शराबबंदी है और शराब बाहर से नहीं आ रही है और इतना शराब को उन्होंने रोक दिया है कि कहीं लोकल शराब नहीं बन रही है, तो फिर ये 18 लोग पीते हैं और मर जाते हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर बिहार में कुछ बड़े लोग शराब पी के मर जाते या कोई घटना हो जाती तो आनंद फानन के अंदर आप तमाम पुलिस को दौड़ाते। अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे एक खबर चल रही थी कि किस तरीके से कुछ अफसरों को सस्पेंड किया गया, 10 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आज 25 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते बिहार की बलि चढ़ा रहे हैं, बिहार के गरीबों की बलि चढ़ा रहे हैं। आप सस्पेंड पुलिस वालों को करते हैं, आप मंत्री को सस्पेंड क्यों नहीं करते? आप नैतिकता की बात एक उस कर्मचारी से कर रहे हैं जो 10,000 की नौकरी करता है, ऐसे हालात में खड़ा होता है, वहां एक पुलिस वाले पे 500 आदमियों की पहरेदारी का काम है। नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर उनको बहुत मॉरल हाई ग्राउंड रखना है तो 18 लोगों की लाश के ऊपर वो अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं? तो सवाल यह नहीं है कि कानून क्या है, सवाल यह है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। आप राज्य में रहते नहीं है, आपको बंगाल में जाकर मोदी के खिलाफ भाषण देना है, आपको दिल्ली में भाषण देना है। आप प्रधानमंत्री पे तो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री देश में नहीं रहते और दिल्ली के अंदर काम, लेकिन आप अपने बारे में बताएं कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप उसको नहीं चला पा रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप जरा अपना कद तो देखें कि आपके राज्य में 18 लोग मर रहे हैं, सीधे तौर पर मर रहे हैं। आप झूठ करा रहे हैं, आप डॉक्टरों से गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि हमने नैतिकता के आधार पर 10 पुलिस वालों को गिरफ्तार वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो आप भी नैतिकता दिखाएं अपनी। राम सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप लोग डिफेंसिव भी होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, आप ऐसा लगता है कि आप रणनीति क्या हो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, फिर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। अपना क्या ये ऐसा मामला ऐसा है जिसमें आप भी फंसे हुए हैं, खुल के स्टैंड नहीं ले पा रही आपकी पार्टी बिहार के अंदर? नहीं, भाजपा कहीं से फंसी हुई नहीं है। भाजपा का एकदम साफ स्टैंड है। शराबबंदी के समर्थन में भाजपा भी आई थी और शराबबंदी हो ये भाजपा का भी मानना है। लेकिन जो ये शराबबंदी के लिए होमवर्क तो नीतीश जी को करना था, ना कि भाजपा को करना था। ये पहले होमवर्क कर लेते। होमवर्क करने के बाद, चूंकि ये लंबे समय से सत्ता में बने रहे हैं, इनको पता है
अपने ऑफिसर्स की इफिशिएंसी। के पाठक के बारे में भी ये खूब जानते हैं कि वो कैसे ऑफिसर हैं, काफी उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। और इस तरह का हैवॉक क्रिएट करा करके लोगों के, मैं गांव गया हुआ था इस बार बिहार में ऐसा हैवॉक था कि एक जितने जो बाहर जा रहे हैं वो बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ शराब लेकर के आते हैं और जो शराब 20 रुपया में मिलता था उसको 200 रुपया में बेच करके वो कमाई का धंधा बना लिए हैं। ये बहुत तेजी से वहां ये व्यापार बढ़ा है। और उसमें सरकार के समर्थित, सरकार का जो समर्थन पार्टियां दे रही है उसके नेताओं का भी उसमें संरक्षण प्राप्त है। यह मिथिलेश जी आपसे जानना चाहेंगे, मैं चाहूंगा सीधा जवाब दें, बहुत आप घुमाते हैं चीजों को, आप सीधा अगर जवाब दें। 2-3 बातें रघुवंश प्रसाद सिंह ने कही है। उन्होंने सीधा ये कहा कि शराबबंदी हुई नहीं है बिहार में। उनका फर्क इतना पड़ा है कि जो कीमत होती थी उससे 2 गुनी 3 गुनी कीमत देनी पड़ रही है, इससे ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार की जो मंशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मंशा है वो तो साफ सुथरा आप लोग के सामने है जी। सरकार की ओर से तो शराब बंद है, जिससे उसी सरकार में शामिल हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, विधायक पीते हुए पकड़े गए और बड़े नेता हैं, और उनकी जो टिप्पणी है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सरकार का समर्थन देने वाले विधायक शराब पीते हुए पकड़े गए। कि हमारे डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, अरे भाई अपनी गिरबान में तो झांक करके देखिए। मेरा सवाल 18 मौतों को लेकर के है। आज जिम्मेदार ठहराएंगे इस देश में क्या हो रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। देश मत बताइए, बिहार की बात बताइए। भ्रष्टाचार मुक्त, अरे देश की बात नहीं हो रही, जब देश की बात होगी तब बात करेंगे जी। जब मैं पाकिस्तान के मुद्दे पे बात करूंगा आप अपनी बात रखिएगा, जब कहीं किसी और राज्य की बात होगी तो आप कहिएगा। अभी मैं बात सिर्फ बिहार की कर रहा हूं जहां आपकी सरकार है, जहां 56 इंच के सीने की सरकार नहीं है। वहां पे नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? समाज में जो जिस टाइप से वातावरण, ये फिर प्रवचन देना शुरू कर दिया आपने। आप प्रवचन क्यों देते हैं यार? आप सुन लीजिए। नहीं, सुनने की बात ही नहीं। आप टेलीविजन का समय आपके प्रवचन के लिए नहीं है। दल के लोग, ये टेलीविजन का समय आपके प्रवचन के लिए नहीं है। समाज क्या है? आप नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नीतीश कुमार जिम्मेदार है कि नहीं है? इससे प्रभावित थे और सरकार ने जो एक्शन लिया है बड़ा ही सोच समझ के लिया है। भाजपा के साथ जब घटनाएं हुई है, जो शराब माफिया लोग या जो उनके जो इर्द गिर्द जो माफिया कौन है, इन लोगों ने मुख्यमंत्री का उन्हें संरक्षण प्राप्त है, घटाई है। और ये कोई भी ऐसा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के साथ जब थे तब विकास दर 14% था और 7% अभी जीडीपी बहस नहीं, सुनिए विकास दर की बात, डिबेट की जगह रखिए साहब। विकास की बात, कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई विकास की बात नहीं कर रहा। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। आप ही इतना बड़ा हादसा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो अपने सवाल का जवाब देंगे। मेरा सवाल सीधा है कि जब तमाम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है तो फिर नीतीश कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? जब जिस घर में कार्रवाई, देखिए नीतीश कुमार पर कोई कार्रवाई, प्रभावित कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, जब परिवार के मुखिया पर कार्रवाई, इलाके में थे प्रशासनिक, उन लोग पर कार्रवाई हो रही है कि आप क्या कर रहे थे? गांव पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया आपने। प्रत्येक घर पर 5,000, प्रत्येक घर पर जो है पूरे गांव पर जो है 5,000 का जुर्माना लगा दिया। जमाने की बात आ गई क्या? ऊपर कोई जुर्माना, कोई जुर्माना क्यों नहीं थे? जो उससे इन्वॉल्व थे उन्हीं लोग के ऊपर पूरे गांव पर, हर घर पर आप टेलीविजन पे झूठ भी बोलेंगे। अब आप जुर्माना लगाया गया, घर पर लोगों ने कहा जेल में डाल दो। जेडीयू के प्रवक्ता टेलीविजन पे झूठ भी बोलते हैं। इस तरीका का जो है लगाया गया है, कोई ऐसी बातें नहीं है। मैं सवाल सीधा कर रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री इस पर कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? वो खाली जाकर के उत्तर प्रदेश में शराबबंदी करवाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, वो केवल मुख्यमंत्री नहीं है, उस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में अपनी आइडियोलॉजी को रखते हैं, विचार को रखते हैं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए वहां जाते हैं। उसके लिए अध्यक्ष होना भी जरूरी नहीं है। पता नहीं कहां का राग अलाप रहे हैं आप बेसिर पैर का। अब यहाँ से जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है, कैसे देख रहे हैं आप
भविष्य की रणनीति, क्योंकि एक तरफ क्राइम रेट को लेकर के बहुत चिंता है। अभी कुछ 2 दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी के अशोक जायसवाल की गोली मार करके हत्या कर दी गई, लगातार एक के बाद एक पॉलिटिकल मर्डर भी हो रहे हैं, दबंग लोग भी, डॉक्टर का मर्डर हुआ मोतिहारी में। अब जो स्थिति है वहां पर, पारिवारिक झगड़ा हो, जब आपको बोलना होता है उसमें आप बोलते नहीं है। मेरा सवाल उपेंद्र जी आपसे है कि अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है विपक्ष की भूमिका में बीजेपी क्या सही भूमिका निभा रही है इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के में वहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं नेतृत्व का संकट भी है। अच्छे नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में जो नीतीश कुमार या लालू यादव के सामने खड़ा भी हो सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या के कारण इन्होंने किसी का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था मुख्यमंत्री के रूप में, और यही एक बड़ी समस्या उनकी हार के बहुत सारे कारणों में एक भी है। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ सही लीडरशिप नीचे से उभारे, क्रिएट करे, तभी वो प्रभावी विपक्ष की भूमिका में आ सकती है। अदरवाइज वही ऐसा ही होगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी, लालू यादव कुछ बोलते रहेंगे, रघुवंश बाबू कुछ बोलते रहेंगे, सरकार कुछ करती रहेगी। बिहार जो एक समस्याग्रस्त राज्य रहा है, इसकी समस्याएं और बढ़ती जा रही है दिनों दिन। समय तो बीतता जाएगा, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, तो जो सरकार है वही रहेगी, लेकिन इसमें दुर्गति बिहार की ही होती रहेगी। और हमें नहीं लग रहा है कि अभी कुछ उसका कोई राजनीतिक विकल्प ये जो गठबंधन है वो प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ तैयारी भी है। मैं आ रहा हूँ पुष्पेंद्र जी से सुन लिए, मैं सुन लीजिए उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे लूं। नहीं, पूरा जवाब हमारे पास सवाल में सुशील मोदी जी वित्त मंत्री जब थे तो बिहार में वित्त का कितना विकास हुआ, कितना ग्रोथ हुआ बिहार का। हमारे पास मनमोहन राय जी थे, नंदकिशोर जी थे, रामसागर जी विभाग मिला उसका काफी अच्छा विकास हुआ। रामसागर जी विकास पे बहस नहीं है, रामसागर जी विकास पे बहस नहीं है। पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जिसको कि एक तरीके से कह सकते हैं थाली में सजी चीजें मिल रही हैं, जो तमाम घटनाक्रम बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे वो क्राइम रेट का मामला हो, चाहे जो जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पे जो कुछ चल रहा हो, आपको लगता है इस पूरे मामले पे ठीक तरीके से अटैक करने के लिए बीजेपी के पास नेता नहीं है, या वहां पर इतनी गुटबाजी हो चुकी है कि वो इसके बावजूद भी सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ चीजें जो उपेंद्र भाई ने कही है मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात तो पूरे बिहार में एस्टेब्लिश है कि जो वहां आपके जो मोदी जी हैं लोकल लेवल पे, उनका नीतीश कुमार के साथ कितना गहरा रिश्ता है ये सबको पता है। और वो जिस पद पे रहते हैं उस पद पे उनकी सारी सुविधाएं जो है वो एंजॉय करते हैं, लिहाजा उनके अंदर मॉरल शक्ति नहीं है कि वो नीतीश कुमार को चुनौती दे पाए। सुशील मोदी की मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए आपको याद होगा कि सुशील मोदी को जब यहां राज्यसभा में लाने की बात हो रही थी तब भी वो वहां रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहां उनका एक छत्र राज चलता है और नीतीश कुमार के साथ उनकी अंदरूनी साठगांठ है। चुनाव के दरमियान भी ये बात चल रही थी कि हालात अगर कुछ दूसरे होंगे तो मामला तय हो जाएगा और उसमें सुशील मोदी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को जिस आक्रामकता के साथ लेना चाहिए, जिस एग्रेसिवनेस के साथ लेना चाहिए, ये नहीं ले रहे हैं। और उसकी स्थिति यह है कि वहां अलग अलग धड़ों में चीजें बटी हुई हैं और बिहार में नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है। लिहाजा लालू की पार्टी से रघुवंश प्रसाद बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं, कांग्रेस खामोश है, भारतीय जनता पार्टी में वो शक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग धड़ों की वजह से मिली हुई है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि वहां कोई विरोध नहीं होगा उनका, या विरोधी उनको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर यही तमाम चीजें किसी और राज्य में होती, जिस तरीके से आप कांग्रेस को देखें, 44 एमपी होने के बाद इस सरकार की सबसे मजबूत सरकार को नाको चने चबा के रखा है उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला जो है बिहार में, उसके सेंटर से भी लिंकेज जुड़े हुए हैं, सेंटर के कुछ नेता भी उसमें शामिल हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार मजे में घूम रहे हैं। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, इस पर चर्चा हम जारी रखते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है, उस पर भी हम ब्रेक पे बाद जब आएंगे तो आगे चल के उस पर भी बातचीत होगी। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बिहार के अंदर 18 मौतें हुई और पहले कहा गया कि ये शराब पीने से मौत नहीं हुई है, बाद में कहा गया शराब पीने से मौत हुई है। 25 लोगों को सस्पेंड किया गया, 25 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, जिसने पोस्टमार्टम किया था उसे अब जो है सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में ब्रेक से पहले तमाम सवाल उठाए गए बीच भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। रामसागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामसागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, दो बातें कही गई। एक तो ये कि आपके पास जो है नेता जो है नहीं है, ये उपेंद्र जी कह रहे हैं। दूसरा ये कि आप लोग जानबूझ करके जो थाली में सजी हुई चीजें हैं उसको आप ठीक तरीके से उस मुद्दों को उठा नहीं पा रहे हैं। जो गुटबाजी है उसका असर पड़ रहा है। क्या केंद्र का इंटरवेंशन है, इस वजह से असर पड़ रहा है? वजह क्या है? आप अभी तक बिल्कुल जी ऐसा है कि केंद्र का नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व, अंदर में किसी में भी अंदर खाने में कोई बंटवारा है नहीं। सब यूनाइटेड हैं और एक हो करके जब भी कोई मुद्दा आया, चाहे वो डॉक्टरों के खिलाफ रंगदारी वसूलने का मुद्दा आया, तब पार्टी सड़क पर उतरी और विधानसभा में भी सरकार को घेरी। तो चाहे शराबबंदी का मामला आया हो, तब भी सड़क पर उतर करके सरकार को घेरने का काम की है। जहां तक बात जितना पुष्पेंद्र जी ने कहा, सुशील मोदी जी के संबंध में कहा या जिनके संदर्भ में भी, लोगों को ये लगता होगा कि शायद ये लोग एक साथ मिलकर के काम किए हैं तो शायद बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। संबंध अच्छा होना एक अलग विषय है, लेकिन जब मामला आता है सरकार के खिलाफ तो सुशील मोदी भी पूरी ताकत के साथ, हमारी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ खिलाफ में सड़क पर भी उतरती है और विधानसभा में भी घेरती है और इनके कमजोरियों को उजागर करती है और जनता इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है और धीरे धीरे बीजेपी का वहां परफॉर्मेंस अच्छा होते जा रहा है और जनता में स्वीकारता बढ़ते जा रही है। रामसागर जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आप कह रहे हैं हम सड़कों पे इसमें उतरे थे, डॉक्टर के खिलाफ भी उतरे, इसके खिलाफ उतरे। आपकी जितनी स्थिति थी पहले तो सड़क पे तो आप वैसे ही आ गए हैं। मेरा सवाल यह है कि आपके इन तमाम विरोध प्रदर्शन का दबाव सरकार पर क्यों नहीं पड़ता है? या आप जिसका उदाहरण अभी पुष्पेंद्र जी ने दिया कि 44 सांसद कांग्रेस के हैं लेकिन वो अपनी बातों को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। आपके पास ठीक ठाक नंबर हैं वहां पर, उसके बावजूद इन तमाम चीजों का असर सरकार पर क्यों नहीं पड़ रहा है? आप क्यों नहीं अपनी बातें मनवा पा रहे हैं? सरकार पर अगर मेरे दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता तो राजबल्लभ यादव जेल में नहीं होते। सरकार पर हमारा प्रभाव विरोध का नहीं पड़ता तो गया में जो वो कांड हुआ, जो मर्डर हुआ उस बच्चे का, उसका जो अभियुक्त था उसको जेल में नहीं डाला जाता। हमारी पार्टी का प्रभाव ही है, हमारा विरोध ही है जो वहां इस तरह की घटनाएं घटती है तो सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है और एक्शन लेना पड़ता है। मिथिलेश जी, आखिरी टिप्पणी आपसे, उसके बाद अगले विषय पर जाएंगे और मैं चाहूंगा संक्षेप में, और हाँ संक्षेप में बस इतना बता दें, इस जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है, शराबबंदी लागू होने के बाद 3 या 4 मामले ऐसे आ गए हैं जिसमें कि लोग जो है शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीने से। इसकी आगे भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या प्रावधान होंगे? लोग डर रहे हैं, लोग परिवार पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, अंतिम संस्कार फटाफट कर दे रहे हैं, तो क्या कोई बदलाव होगा कानून में? किस तरीके की रणनीति होगी? क्या और नैतिक कोई जिम्मेदारी लेंगे नीतीश कुमार जी? बहुत संक्षेप में रखिए। देखिए, कोई जिस तरीके घटनाएं हो रही है, समझे ना, ये तो विपक्ष के लोग जो है और जो दारू माफिया लोग हैं, इन लोग की एक मिली साजिश के तहत ये सारी घटनाएं घटाई जा रही है। और सरकार जो है किससे मिले हुए हैं? पहले विपुल जी सुन लीजिए, सरकार जो है आपने कहा मिली जुली, सरकार पूर्ण अडिग है। सरकार जो है किसी भी कीमत पर हम लोग शराब जो है चालू नहीं करेंगे। शराब बंद कर दिए हैं तो बंद कर दिए। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे भी अगर इस तरह की घटनाएं होती रही, नहीं घटनाएं नहीं होगी, उस पर हम लोग जो है जी तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो नेता हैं तैयारी अगर थोड़ी पहले कर लेते तो शायद तैयारी देखिए, तैयारी पहले से ये पता होता कि इस टाइप की घटनाएं होगी। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, दूसरे लोगों से, दूसरी पार्टियों से तो आप पूछते हैं तैयारी नहीं की, अपने लिए कह रहे हैं पता होगा, कोई घटना आपसे पता के होगी बनती है, इससे घटना पता के होती है क्या? सरकार के ही दल के लोगों की नहीं है, तैयारी तमाम दल के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हर समाज के लोगों की जिम्मेदारी। इस विषय को नहीं समझ
तैयारी विपुल जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हो रही है बिहार में, इसलिए तमाम दल के लोगों को चाहिए। नीतीश इसमें कुमार भाजपा और कांग्रेस की बात तमाम नहीं है। लोग, कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, क्या तैयारी बिहार के लोग, देश के लोग उन्हें बनाएंगे, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को भी वो निभाए। इसी के साथ अगले विषय पर जाते हैं। अगला विषय, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के मुद्दे पर। आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक रोज हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको बता दें एक लगातार वहां से संदेश आ रहे हैं। आज फिर एक संदेश आया, कल रात में संदेश आया है, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई, गुजराती में संदेश बोला गया और ये कहा गया कि भारत जो है हमारी मदद करे। पहले वो संदेश सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम बलोच लोग जो है बाकायदा वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बलोचिस्तान के अंदर भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज को उठाए। क्या कुछ कहा गया वो जरा सुनते हैं। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएं और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। तो हम अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं, आप सिर्फ हमारी आवाज को उठाएं। यह अपील की गई सोशल मीडिया में। आपको बता दें चाहे वो पाकिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, इवन अफगानिस्तान के अंदर वायरल हो रहा है ये मैसेज। एक के बाद एक तमाम इस तरह के लोग अब जो है प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गुजराती में भी अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस बीच एक और घटनाक्रम रहा। आपको बता दें एक प्रेस रिलीज जारी की गई पाकिस्तान की तरफ से भी और उनको इस बात पे काफी उत्साह दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में, जिस तरीके से कुछ टिप्पणियां यूएन की तरफ से की गई। पहली टिप्पणी पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा लगातार हर रोज हम इस मुद्दे पर रोज अपडेट आ रही है, रोज हम चर्चा कर रहे हैं, वहां के लोग अब सीधे जो है जुड़ना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ कि हिंदुस्तान जो है उनकी आवाज को उठाए, मानवाधिकार के मुद्दे को उठाए। पाकिस्तान ने आज जिस तरीके से प्रेस रिलीज जारी की, क्या कुछ वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, एक प्रेस रिलीज जारी हुई है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने भारत के ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा है कि उसमें बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, 44 दिन हो गए हैं, पुलिस जो है वो टारगेट किलिंग कर रही है। और अपने इस खत के जवाब में क्या जवाब आया है वो लेटर नहीं लगाया है, उसके बिहाफ पे उन्होंने लिखा है कि बान की मून साहब ने पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ की है कि वो पीस के लिए, कश्मीर डिस्प्यूट के लिए कमिटेड है और सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने अपने ऑफिस का ऑफर किया है कि वो दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब ये पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, हमको नहीं पता कि बान की मून साहब ने उनको क्या खत लिखा है। तो सवाल यह है कि हर दिन पाकिस्तान इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से कश्मीर का मुद्दा जलता रहे और जो उनकी रणनीति है और जो पाकिस्तान के अखबार बताते हैं, जो टेलीविजन पे तर्जियाकार बताते हैं कि पाकिस्तान इस मुद्दे को सितंबर तक खींचना चाहता है, जब तक यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन होने वाला है जहां दुनिया के लोग जाएंगे, भारत की तरफ से कहा जा रहा है सुषमा स्वराज जाएंगी या प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां तक उस मुद्दे को जलता हुआ रखा जाए ताकि इस मामले पे इसलिए घेरा जाए
कि पाकिस्तान के सिलसिले में भारत की तरफ से जो कहा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आप कब खाली कर रहे हैं, तो वो इस बात से घबराया हुआ है कि जो लड़ाई अब तक हिंदुस्तान के कश्मीर में हो रही थी वो लड़ाई शिफ्ट हो रही है, वो बलूचिस्तान में शिफ्ट हो रही है। लिहाजा इसकी अंदरूनी हालात को वो जानता है, अपनी कमजोरियों को भी समझता है, लिहाजा कश्मीर के मामलात को वो लगातार जलाए रखना चाहता है। उपेंद्र जी, आप जिस तरीके से जो क्या पाकिस्तान में इस बात को लेकर के भी हलचल है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, कुछ एक संदेश जो लगातार ट्विटर पे आ रहे हैं कि इस तरह की भी आशंकाएं हैं कि वहां पे कुछ इस तरीके का कोई परमाणु विस्फोट भी कर सकते हैं हमारे ऊपर, माइल्ड परमाणु विस्फोट। ये ट्विटर पे जो बलोच के लोग हैं वो जो है अपनी बात साझा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे अंदर काफी डर है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात रख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रोविंस है या बाकी जो सरकारें हैं उनको इस बात का भी डर लग रहा है कि जिस तरीके से लोग खुल के सामने आ रहे हैं? अब देखिए, पाकिस्तान के लोग तो डरेंगे ही, खास करके जब पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, तो भारत ने जो नया स्टैंड लिया है उससे उनको डरना चाहिए और ज़रूर डर रहे होंगे। और हमें नहीं लगता है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल वो करेंगे। हो सकता है बलूचिस्तान के लोग डर रहे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस तरह से इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और बहुत ज़्यादा चौकन्ना है, अगर उसने छोटे स्तर पर भी अपने ही देश के किसी प्रांत में इसका इस्तेमाल किया तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो उसके पूरे जो परमाणु कार्यक्रम है उसको नाबूद कर सकता है। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो करे, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं। तो डरने का कारण होता है, उसका झूठे कारण भी हो सकते हैं, या चूँकि जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, माहौल भी व्यक्ति को डरा देता है। और जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, तो भारत को क्षेत्र तो अंदर नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्व समुदाय को उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए कि वो क्या वहाँ की समस्या है, किस तरह से जिन्ना ने और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग ने वहाँ की जो पार्टी थी और नेता थे यार खान, अहमद यार खान को धोखा दिया, उसको धोखे में रह करके उसका पूरा सपोर्ट लेता रहा पाकिस्तान के निर्माण के लिए। उसको कहा गया कि भाई जिस तरह से भारत पाकिस्तान इंडिपेंडेंट देश बनेंगे उस तरह से बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट देश बनेगा। तो इस बात को लेकर के पूरी दुनिया को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट करने में उसके लोगों का भी साथ देना चाहिए और बतलाना चाहिए किस तरह से पूरे झूठ की बुनियाद पर वो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। एक झूठ बोला गया यार खान से, दूसरा झूठ बोला गया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको कहा गया था कि पाकिस्तान जो बनेगा वो सेकुलर कंट्री होगा। तो वहाँ के जो पूर्वी बंगाल के जो नमोशूद्रा थे उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था विभाजन का। फिर उनके साथ विश्वासघात हुआ तो वो किस तरह से लौट करके फिर आगे भारत में और एक अनजान व्यक्ति के रूप में 1968 में उनकी डेथ हो गई थी। तो जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ जो वादा खिलाफी की गई, उनके साथ विश्वासघात किया गया, उसी तरह का विश्वासघात बलूचिस्तान में जो नेता उस समय के थे वो और खान भी थे, एक प्रिंसली स्टेट के प्रिंस भी थे अहमद यार खान, तो उनके साथ जो धोखेबाजी हुई उसी धोखेबाजी का परिणाम है बलूचिस्तान की ये समस्या। बलूचिस्तान को कायदे से एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए था। तो इसको है कि भारत है जो एजुकेशन के लेवल पर पूरे दुनिया के लोगों को बतलाए और इसका पर्दाफाश करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं कि क्योंकि हमारे मैं राम सागर जी के पास जाऊं तो बहुत छोटा कमेंट में चाहूंगा पुष्पेंद्र जी से। हमारे यहाँ पुष्पेंद्र जी देश में लोगों को पता नहीं है समस्याएं क्या है, और बलोच के लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनकी आवाज को उठाएं, वो कह रहे हैं अपनी जंग हम खुद लड़ेंगे, ये अभी वीडियो में भी कहा गया और वहाँ के तमाम लोग ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं है। तो क्या ये भी कदम सरकार की तरफ से होना चाहिए कि वहां की समस्याओं के बारे में, जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने कश्मीर के बारे में बहुत सारे झूठ फैलाए हैं, कम से कम हम यहाँ के लोगों को सच्चाई तो बता सकें कि वह क्या इतिहास रहा है और क्या वर्तमान है। बहुत छोटा कमेंट, उसका जवाब। मैं समझता हूं देखिए सरकार के लेवल पे ये चीजें नहीं होती हैं। जो समाज है वो आपका कितना अवेयर है। हिंदुस्तान के 99% लोग जो है पाकिस्तान का जिक्र आते ही, क्रिकेट का मैच जिक्र आते ही पाकिस्तान को हराना चाहते हैं, पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान 4 राज्यों का देश है मात्र, ये भी नहीं कोई बहुत बड़ा देश है, उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो ये समाज की समस्या है। सरकार अपने लेवल पे बहुत सारे काम करती है। आज आप देख रहे हैं पिछले एक साल भर से आप देख रहे हैं कम से कम मोदी सरकार के आने के बाद से कि हिंदुस्तान के कई टेलीविजनों के ऊपर, अखबारों के ऊपर वहां किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से वहां यूथ को ले जाकर के टारगेट किलिंग हो रही है, किस तरीके से उस पूरे इलाके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। हम सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के भूगोल का 44% हिस्सा जो है उस पे बलूचिस्तान बना हुआ है और वहां मात्र पॉपुलेशन 4.9% पूरे
पाकिस्तान की पॉपुलेशन का इतना हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी वहां पॉपुलेशन कम क्यों है, वहां हालात इतने खराब क्यों हैं। हम सब जानते हैं कि वहां कॉपर माइन है, गोल्ड माइन है, गैस है, ऑयल है, उस सब के बावजूद भी वो राज इतना पिछड़ा कैसे है कि पाकिस्तान अपनी किताबों में लिखता है कि पुअर, वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया इन पाकिस्तान। तो ये तमाम सारी चीजें भारत के लोगों को जब पता होंगी तब लोग डिबेट में लाएंगे, तब लोग सवाल पूछेंगे। तो ये सरकार से ज्यादा भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो लोग पाकिस्तान को देखते हैं या पाकिस्तान पे बात करते हैं या पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं या दुश्मनी रखते हैं, उनको जानने की जरूरत है। राम सागर जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस पर क्या भूमिका निभा सकता है भारत के प्रधानमंत्री ने जब से धन्यवाद दिया है, लगातार जो है बलोच के लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत सारी चीजें, उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं, वो सिर्फ चाहते हैं आश्वासन। क्या भूमिका रहनी चाहिए भारत की या रहेगी? सरकार की जो भूमिका रही है वो लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया था, सिर्फ उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया और उसका ये परिणाम हुआ कि बलूचिस्तान के इतिहास को लोगों ने जानना शुरू किया है और दुनिया में उसका इतिहास, उसका जो अय्यार खान का बात कर रहे थे, उसको तो उस समय जबरदस्ती सेना ने धोखे से और जबरदस्ती साइन करवा लिया गया, नहीं तो पहले वो स्वतंत्र देश हुआ करता था और पाकिस्तान ने धोखे में लाकर उससे ये करवा लिया। उसके बाद 10 साल के बाद जब उस जिसका बेटा जब हुआ तो उसके बेटे का और पूरे खानदान को मार दिया गया और वहां जो आबादी कम हो रही है वो पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा मारे जा रहे हैं वहां के लोग। और अब केवल बलूचिस्तान की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने साफ, चूंकि ये सिर्फ पहला बार ऐसा हुआ है कि विदेश मंत्रालय ने पाक को साफ साफ कहा है कि पीए को आप कब खाली कर रहे हो, इसका जवाब दो। आप मिथिलेश जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है बलूचिस्तान को लेके, प्रधानमंत्री के इस बात को लेकर? क्योंकि तमाम पार्टियों के लोग का अपना स्टैंड, तो वो कुछ और बता रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आकर के कुछ और बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है इस पर? नहीं, पार्टी का या आपका कोई स्टैंड हो इस पर? नहीं, पार्टी अब तो व्यक्तिगत बयान भी बहुत दिए जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही स्टैंड ले चुके हैं, तो हमारी पार्टी कोई देश का जो स्टैंड होता है वो पार्टी का स्टैंड होगा। नहीं, इस पूरे मुद्दे पर हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं क्या? किस तरीके से जाना चाहिए? आप इससे ज्यादा साफ साफ क्या कहलवाना चाहते हैं? जेडीयू ने साफ कह दिया है कि जो देश की सरकार का, जो प्रधानमंत्री का स्टैंड है, उन्हीं के साथ इनका स्टैंड है, तो इस पे कोई दूसरा विवाद ही नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, क्या कोई सलाह भी देंगे आप? नहीं, सलाह तो दी होगी इन्होंने, ऑल पार्टी मीटिंग में इनके लोग आएंगे, सलाह दी होगी, लेकिन यह मजबूती की बात है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां से सब जगह से पाकिस्तान को लेके भारत के प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड लिया है उसके साथ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कांग्रेस के कुछ लोग जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपीज करने के लिए पाकिस्तान के आए बाएं शाएं बयान दे रहे हो, लेकिन अंदर कमरे में वो भी यही बोल के आए हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्यागी जी समर्थन किया है सरकार के स्टैंड का। लेकिन मिथिलेश जी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, उनकी बातों को समझ आप भी रहे हैं, पुष्पेंद्र जी भी रहे हैं, लेकिन साफ कह दिया, हम उतने समझने में उनकी डिमांड मान लेते हैं। एक बात और पुष्पेंद्र जी आपसे जानेंगे, उसके बाद उपेंद्र जी से भी। आज जो है जो हामिद करजई साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया न्यूज चैनल को और उन्होंने प्रधानमंत्री के स्टैंड जो लिया है उसका समर्थन किया है कि जो भारत ने कहा है, और खासतौर से इस बात का जिक्र किया कि बलूचिस्तान पर के मुद्दे पर जो है हमारा पूरा समर्थन है। क्या इसके मायने हम निकालें? क्योंकि ये लग रहा था पता नहीं अफगानिस्तान इस मामले पे क्या प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अब हामिद करजई की ये टिप्पणी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त जो पूरा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, जो उनका चमन का बॉर्डर है, आप देखें वहां इतनी तनातनी है कि बॉर्डर बंद करना पड़ा, और अफगानिस्तान पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी के आतंकवाद से परेशान है। और आप ये देखें कि भारत ने जितना इन्वेस्टमेंट भारत कर रहा है वहां, बार बार वहां हमला करता है पाकिस्तान की आईएसआई, और जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है हक्कानी नेटवर्क जो आतंकवादियों की, जिसको आईएसआई एक तरीके से पूरे अपने आप को संरक्षण में रखती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। अभी सार्क की मीटिंग में भी आपने देखा होगा, और जिस तरीके से वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें तालिबान से खतरा नहीं है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, तो आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक देश कहता है, अपने
पड़ोसी और इस्लामिक देश में भी वो यही कर रहा है, और अभी बांग्लादेश में भी जो हुआ है उसमें भी उसका हाथ है। लिहाजा हामिद करजई का यह कहना कि इस खित्ते में भारत एक बड़ा देश है, उसको जो बड़ी भूमिका निभानी चाहिए वो सही निभानी चाहिए, और अब जो कुछ भारत कर रहा है उससे पाकिस्तान बाज आएगा, क्योंकि उसके छोटे बड़े पड़ोसी सारे परेशान हैं, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का एक हिस्सा बन चुकी है। हामिद करजई पहली बार नहीं कह रहे हैं, हामिद करजई ने आपसे 1 साल पहले भी यहां इंटरव्यू में यह कहा था कि जो हेरात के ऊपर अटैक हुआ, जो काबुल में अटैक हुआ, जो भारतीय एम्बेसी पर अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। तो यह नई बात नहीं है, लेकिन वो कितने त्रस्त हैं कि इस्लामिक मुल्क होते हुए कम से कम सही बात कह रहे हैं, और पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे फ्रॉड फैला रहा है, चाहे वो लंदन में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, सब जगह पाकिस्तान आतंकवाद में इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके दुनिया के अंदर एक ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि कोई उसके साथ नहीं खड़ा। उपेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है इससे प्रेशर बढ़ेगा हामिद करजई के कहने से? क्योंकि अगर चीन को छोड़ दिया जाए, चीन का अभी खुल के कोई स्टैंड नहीं आया है, तो इस इलाके के जो सार्क रीजन है उसके ज्यादातर मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। उसकी जो पॉलिसी है टेररिज्म को बढ़ावा देने की, उसके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। वो जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है अपने क्षेत्र के अंदर, उसके खिलाफ लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, करजई का जो समर्थन मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि वो समर्थन अगर कर रहा है तो उसका जो एक पुरानी नीति रही है बलूचिस्तान समस्या को लेकर के, कि वो बलोच आंदोलन का सपोर्ट नहीं करता रहा ट्रेडिशनली। उसका कारण है कि जो बलोच लोग हैं वो 3 देशों में फैले हुए हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, ईरान में भी है। ईरान तो खुल करके समर्थन करता है पाकिस्तान का बलोच लोगों के खिलाफ। वो उसमें भी कभी कभी, चूंकि उसमें हमेशा बदलाव होते रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है, लेकिन उसमें एक मैसेज आता था कि जो बलोच समस्या है उसको लगता है कि अगर यहाँ बलोच आंदोलन तेज होगा तो हमारे अफगानिस्तान में बलोच आंदोलन तेज होगा। तो ये इस रिस्क को समझते हुए भी अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी एक बड़ी सफलता है कि अफगानिस्तान को बलोच के मसले पर अपनी तरफ खींचने में भारत सफल हुआ है। रामसागर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस मामले में क्या ये कोशिश होगी अब हिंदुस्तान की तरफ से कि चीन से भी बात की जाए, चीन को भी ये इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो भी प्रेशर पाकिस्तान पर बनाए, क्योंकि अब इस खित्ते के अंदर, इस इलाके के अंदर एकमात्र सहारा चीन रह गया है, और चीन को भी तमाम मसलों में फंसा हुआ है। अब वो एनएसजी के लिए भारत के समर्थन की बात कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या इस मुद्दे पर अगर चीन अपना हाथ खींच ले तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें आर्थिक रूप से भी खड़ी हो जाएंगी? आतंकवादियों के जो पाकिस्तान है अभी आतंकवाद का निर्यात कर रहा है वो, और उससे चाइना में भी आतंकवाद फैला हुआ है, वहां भी परेशानी है उस बात से। तो चाइना को देर सवेर हिंदुस्तान के स्टैंड के साथ आना होगा, और वो दिन दूर नहीं जब वो देखेंगे कि वो भी साथ देंगे। आप मिथिलेश जी, आप जो है कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, जो आज स्थिति बनते जा रही है, आज पूरे एशिया महादेश में या पूरे दुनिया में जो वातावरण बनते जा रहा है जी, इस पर जो है जरूर कहा जा सकता है कि आज पाकिस्तान की जो जिस टाइप से लोग जो आज सामने आए हैं जी, और जो उनकी जो मंशा है वो सामने झलक रहा है, इसलिए विशेष कहने की जरूरत नहीं है। चलिए पुष्पेंद्र जी, 10 सेकंड में आप लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद समाप्त हो चुका है। देखिए, बलूचिस्तान का जो पोर्ट है ग्वादर, उसको डेवलप कर रहा है चाइना। वहां कई मिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट है, और वहां पर लगातार बलोच लोग उस पोर्ट के खिलाफ हैं। वहां कई सारे काम ही नहीं करने दे रहे, वहां दिन में चीजें बनती हैं, रात में टूट जाती हैं। वहां पाकिस्तान जिस तरीके से दबाव बना के काम करा रहा है, अगर भारत बलूचिस्तान में भारत के लोगों की आवाज सुनी जाती है, प्रधानमंत्री की आवाज को एहतराम किया जाता है, तो आप ये मानिए कि चाइना के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ना कि पाकिस्तान। लिहाजा चाइना भारत से कोशिश करेगा कि इस मामले में ऐसा माहौल हो कि जो पाकिस्तान की सरकार को करना चाहिए था बलूचिस्तान में, वो भारत की सरकार कर सकती है। लिहाजा वहां का टेम्पर डाउन करने के लिए चाइना भारत की मदद जरूर चाहेगा, क्योंकि चाइना को बिजनेस उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए पाकिस्तान और इस्लाम और मुसलमान ये पाकिस्तान के लिए हो सकता है, लेकिन चाइना के लिए नहीं है। लिहाजा इस वक्त भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय पटल पे सार्क देशों के अंदर जो साउथ चाइना का मामला है, एनएसजी का मामला है, भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, बशर्ते कि भारत यह दबाव बनाए रखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, मिथिलेश जी आपका और रामसागर जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल घटना चक्र को हम यहीं समेट रहे हैं। फिलहाल
आप देखते रहिए जैन टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।